So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss some most important questions of English pedagogy जो बहुत बार रिपीट अप होते हैं इंग्लिश pedagogy में और हर साल पेपर 1 और पेपर 2 में सेम क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं ये तो इनको थोड़ा ध्यान से करना बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है क्या है दैट we can think of languages as one of the mental organs कि हम जो languages हैं उनको एक mental organ की तरह मानते हैं which in coordination with other mental organs और जो coordinate करते हैं हमारे बाकी organs के साथ carries out cognitive processes. ये किसने contribute किया था ये attributable था किसने दिया था ये तो नॉम चॉम्स्की ने दिया था ये चॉम्स्की ने दिया था कि जो एक बच्चा होता है ऑलरेडी उसमें क्या है इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की तो ये किसने दिया था नॉम चॉम्स्की ने. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द सेम सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि जब हम कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस के इन द सेम सेंटेंस तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है तो देखो कॉम्बिनेशन वर्ड से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन की बात की गई है कंबाइन करना है तो उसको क्या बोलेंगे हम मिक्सिंग. तो इसका सीधा सा आंसर क्या है कोड मिक्सिंग. ठीक है जी. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो उन्होंने क्या बोला है कि जो डिडक्टिव मेथड होता है टीचिंग का ग्रामर को वी प्रोसीड फ्रॉम तो हमने दो मेथड्स पढ़े थे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. तो इंडक्टिव हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें आप बच्चों को पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं फिर जनरलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है जी पहले उनको क्या छोटी छोटी एग्जांपल्स देके फिर रूल सिखाते हैं. बट जो डिडक्टिव होता है उसमें आप पहले ही बच्चों को रूल सिखा देते हैं और बाद में जाके एग्जांपल देना स्टार्ट करते हैं वो होती है डिडक्टिव. तो इसमें सीधा सा आंसर है कि डिडक्टिव मेथड कौन सा होता है जब आप बच्चों को रूल्स पहले सिखा देते हो और एग्जांपल्स बाद में देते हो दैट इज रूल्स टू एग्जांपल्स. नाउ कम्स अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और टेस्ट ऑफ राइटिंग इज कि जब राइटिंग के टेस्ट की बात आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं. तो देखिए जी पहले इन्होंने बोला स्किमिंग. तो स्किमिंग आप सबको पता है कि ये राइटिंग में नहीं आता ये रीडिंग में आता है राइट. स्किमिंग जब हम करते हैं ओवरव्यू लेते हैं किसी पेज का किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जब ओवरव्यू लेते हैं तो ये रीडिंग में आ जाता है. डिबेट करना तो ये देखो स्पीकिंग में आ जाता है. डिबेट कर रहे हो आप स्पीक कर रहे हो किसी टॉपिक पे बोल रहे हो. लिसनिंग तो देखो सीधा लिसनिंग में सुनने में आ जाता है. बट जो डिक्टेशन है ये टेस्ट ऑफ राइटिंग में आ जाता है. जब आपको कोई डिक्टेट करता है तो आप डिक्टेशन लिखते हो तो ये चीज़ राइटिंग में आ जाती है. ठीक है तो सही आंसर क्या है सी ऑप्शन. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ कि जब आप लैंग्वेज सीखते हो तो वो किस चीज़ का मैटर है. ठीक है तो क्या होता है जो लैंग्वेज आप लर्न करते हो स्किल होती है एक लैंग्वेज लर्न करना एक प्रोसेस है एक एडजस्टमेंट है या एक मेथड है. तो हम सबको पता है कि जब हमने कोई भी लैंग्वेज लर्न करनी है चाहे वो मदर लैंग्वेज हो चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो वो एक स्किल होती है जो हमें मिलती है देखने में. ठीक है जी जो हम लर्न भी करते हैं एक्वायर भी करते हैं सब कुछ. तो ये जो स्किल ऑफ लर्निंग होती है ये तो मैटर होता है स्किल का. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा अजम्पशन गलत है लैंग्वेज टीचिंग में. आपने बच्चे को लैंग्वेज पढ़ानी है तो इनमें से कौन सी गलत चीज़ है इनकरेक्ट पूछा गया है. तो पहले 3 करेक्ट चूज कर लो तो एक इनकरेक्ट आपको मिल जाएगा. पहला लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन. तो ये तो बिल्कुल सही बात है. अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है जैसे कि मैंने इंग्लिश सीखनी है तो अगर मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते हैं तो मैं अपने सामने वाले के साथ बातचीत करूँगी तो उससे क्या होगा रियल लाइफ सिचुएशन में जब मैं वो चीज़ लगाऊंगी सीखूंगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से सीख पाऊंगी. नेक्स्ट लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग. तो ठीक है जी ये भी कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि लर्नर की जो पहली लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है. ठीक है देन लैंग्वेज टीचिंग शुड फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ कि ये भी बिल्कुल सही है कि जब आपने लैंग्वेज सीखनी है तो आप कम्युनिकेट करोगे किसी से तब ज़्यादा बेटर सीख पाओगे. ये भी सही बात है. बट लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच कि जब आपने लैंग्वेज सीखनी है तो राइटिंग पर ज़्यादा जोर देना है बट स्पीच पर नहीं देना. ये तो गलत बात है.
जब आपने लैंग्वेज सीखनी है तो स्पीच तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ ये? फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट वन। Now comes up with the next question, which of the following doesn't come under the principle of selection? ठीक है जी, आपने कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है, कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है या मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, तो इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल नहीं है? पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी, ये तो बहुत सही चीज़ है कि आपने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट आउट करनी है, ठीक है जी। देन रेंज, ये भी सही बात है। देन अवेलेबिलिटी, कि कितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उस टाइम जहाँ से आपने सीखना है, आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और कौन कौन सा अवेलेबल है, ये भी सही है। बट इमिटेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो, सिलेक्ट कोई चीज़ करनी है तो इमिटेशन क्या करेगी? इमिटेशन तो होता है आप किसी को देख के कोई चीज़ सीख रहे हो, बट लैंग्वेज ऐसी कोई चीज़ नहीं है को आप देख के सीखोगे, वो तो आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो एक स्किल होती है, ठीक है जी। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कब अक्कर होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब बच्चे ने लैंग्वेज को एक्वायर करना है, तो बच्चा वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करेगा? पहला, कि बच्चे को आप कुछ ग्रामर्स के रूल सिखाएंगे। सेकेंड, बच्चे को रिवॉर्ड देंगे। देन कम्स द सी पार्ट, द चाइल्ड हैज़ द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। देखो, थोड़ी बहुत नॉलेज तो उसको होनी चाहिए, ये भी सही बात है। द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, बिना अटेंशन के वो सीख जाएगा, ये तो गलत बात है। बच्चे को ग्रामर्स के रूल सिखाओगे, ये थोड़ा सही बात है। इज गिवन द रिवॉर्ड, आप हर बार रिवॉर्ड थोड़ी दोगे बच्चे को, बच्चे ने खुद भी सीखना है, बच्चे ने वो लैंग्वेज एक्वायर करनी है, तो वो कैसे करेगा? तो जो बच्चा है तो उसको आप कुछ ग्रामर्स के रूल सिखाएंगे पहले, ठीक है जी। तो नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो क्या होती है? तो हमें पता है कि रीडिंग्स दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव, राइट। एक्सटेंसिव होती है जब हम प्लेजर के लिए कोई चीज़ पढ़ते हैं, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। इंटेंसिव होती है जब हम किसी डिटेल में पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को, किसी की चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, कि आप रेमेडियल टीचिंग करवा रहे हो। रेमेडियल टीचिंग मतलब बच्चे को रेमेडी प्रोवाइड करनी, जहाँ पे बच्चे को सपोर्ट चाहिए आप बच्चे को सपोर्ट दोगे, जहाँ पे वो लैग बिहाइंड कर रहा है आप उसकी हेल्प करोगे। तो इसमें से रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू प्रोवाइड द लर्निंग सपोर्ट who lag far behind their counterparts, ये बिल्कुल सही बात है कि आप उनकी हेल्प करोगे जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, थोड़े पीछे रह रहे हैं बच्चे। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे देकर आप क्या हेल्प करोगे उस पुअर बच्चे की। टू possessed स्टूडेंट्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी गलत बात है। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत बात है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर? आप ग्रामर टीच कर रहे हो बच्चों को, तो इनमें से सबसे ओल्डेस्ट मैथड, पुराना मैथड कौन सा होता है? तो हम सबको पता है चॉक एंड ब्लैकबोर्ड वाला मैथड सबसे पुराना मैथड है और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मैथड। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रेडिशनल मैथड। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो फंक्शनल ग्रामर है उसको हम और क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है कि फंक्शनल ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बोलते हैं। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसको आप कितने हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं? और इंग्लिश ग्रामर को आप क्लासीफाई कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।